शेखर और लक्ष्मी पति पत्नी थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी सौम्या। दोनों ही सौम्या की देखभाल बड़े प्यार से करते थे। सौम्या के बचपन में ही किसी अज्ञात बीमारी से उसकी मां लक्ष्मी की मृत्यु हो गई थी। शेखर को अपनी व्यवसाय के काम पर गांवों में घूमना पड़ता था। यह सोचकर कि सौम्या अकेली पड़ जाएगी, उसने श्यामला नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद श्यामला ने भी एक लड़की को जन्म दिया। उसका नाम स्वाति रखा। जिस दिन से श्यामला घर में आई थी, उसने कभी सौम्या को अपनी बेटी के रूप में नहीं देखा था। श्यामला सौम्या को दुश्मन मानती थी और जब तब उससे छुटकारा पाने की सोचती थी। जब शेखर घर पर नहीं होता तो वो सौम्या से घर के सारे काम करवाती थी। इस तरह 15 साल बीत गए। दोनों बच्चियां वयस्क हो गईं। दोनों अब पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही थीं। श्यामला सौम्या को हमेशा घर के कामों में लगाकर रखती थी, लेकिन स्वाति को कभी कोई काम नहीं बताया और बड़े प्यार से उसकी देखभाल कर रही थी। एक दिन जब सौम्या पढ़ रही थी तो श्यामला उसके पास आई। अरे बेवकूफ, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुमने एक भी काम नहीं किया। जाओ और बर्तन धो लो। काम से बचने के लिए तुम उस किताब को लेकर बैठी हो यहां। चलो उठो, जाओ। नहीं मां, मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ाई करनी है। परीक्षा है तो क्या करूं? सारा काम कौन करेगा? क्या तुम्हारे पिता आकर करेंगे? नहीं तो तुम्हारी मां आकर करेगी क्या? नहीं तो क्या मैं अपना सारा काम बंद कर दूं और नौकरानी बनकर तुम्हारी सेवा करूं? उसके ये सब कहने पर सौम्या उदास होकर बोली, मां, स्वाति भी तो खाली बैठी है, उसे कहिए ना काम करने के लिए। अब वो भी छोटी नहीं है। मेरे साथ समान रूप से उसे काम बताइए तो मेरे लिए कुछ बोझ कम हो जाएगा ना, प्लीज। उसके ऐसे कहने पर श्यामला आग बबूला हो गई। क्या क्या मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए कहूं? क्या वो तुमको एक नौकरानी लगती है? वो इस घर की राजकुमारी है। मैंने तुम्हें काम करने के लिए क्या कह दिया? तुम अपनी हद ही भूल गई। मैं और वो अलग नहीं है, हम दोनों बराबर हैं। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूं। अगर अब एक और शब्द बोली तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। अपना मुंह बंद कर और जा और जो मैंने कहा वो कर, नहीं तो मैं तुम्हें कॉलेज भी नहीं जाने दूंगी और तुम्हें पढ़ने भी नहीं दूंगी। जब श्यामला ने ऐसा कहा तो इस डर से कि उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, सौम्या बर्तन धोने चली गई। वो काम करने के बावजूद हमेशा समय पर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। कॉलेज में सौम्या को हमेशा अच्छे अंक और अध्यापकों का प्यार मिलता था, लेकिन स्वाति अच्छी पढ़ाई नहीं करती थी और कभी अच्छे अंक नहीं पाती थी। एक दिन स्वाति अपनी माँ के पास गई। माँ, वो पढ़ाई बड़ी अच्छी से कर रही है और कॉलेज में बड़ा नाम है उसका। हर कोई उसके बारे में बढ़ चढ़कर बोलता है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। क्या? जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसकी पढ़ाई बंद कर दूंगी और मैं उसे किसी काम में लगा दूंगी, उसने ऐसा कहा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन श्यामला शेखर से, हम सौम्या को अब और नहीं पढ़ाएंगे जी, बस बहुत हो गया। ऐसा क्यों? अब क्या हुआ? वो इतने अच्छे से पढ़ती है, फिर क्यों बंद करनी है पढ़ाई? तब श्यामला ने भी ठीक है कहा और वहां से चली गई। कुछ समय बीत गया है। सौम्या ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली है और जब वो डिग्री की पढ़ाई करने की सोच रही थी, आज से तुम घर पर ही रहो और घर के सारे काम करो। तुमको अब और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। माँ, अगर आप मुझे पढ़ाई नहीं करने देना चाहती हैं तो कम से कम मुझे फैशन डिजाइनिंग कोर्स करने दीजिए, तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूंगी। तुम्हें पढ़ाना अपने आप में बड़ी बात है और अब ये सब करवाना मुमकिन नहीं है। अपना मुंह बंद रखो और घर पर ही रहो, उसने ऐसा कहा और वहां से चली गई।
कुछ दिनों बाद एक दिन जब शेखर घर आया तो सौम्या शेखर के पास गई। पापा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन माँ ने मुझे अपनी पढ़ाई बंद करने को कहा। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भले के लिए ही कहा हो। उसकी बात सुन लो बेटी, नहीं तो वो झगड़ेगी। उसने ऐसा कहा और वहां से चला गया। तब सौम्या ने सोचा, पापा माँ के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। हाँ। फिर वो हर रोज कागज पर फैशन डिजाइनिंग का अभ्यास करने लगी। इस तरह उसने कई डिजाइन सीखे। उसने कागज पर कई मॉडल्स के चित्र बनाए। कुछ दिनों बाद एक दिन जब सौम्या कमरे में बैठी थी तो शेखर वहां आया और सब देखा। बेटी स्वाति, ये सभी डिजाइन्स क्या हैं? तुमने उन्हें कैसे सीखा? पापा, मुझे फैशन डिजाइनिंग बहुत पसंद है। रोज कॉलेज से आने के बाद फोन से देखकर ये सब डिजाइन सीख रही थी, उसी से मुझे करना आ गया, उसने कहा। तो ये सुनकर शेखर हैरान रह गया। सच में तुम में बहुत अच्छी प्रतिभा है बेटी। थैंक्स पापा। अगले हफ्ते मेरी दोस्त के घर एक फंक्शन है। मैंने एक पोशाक खरीदने के बारे में सोचा था। मैंने सोचा था कि आपसे पैसे मांगूंगी, लेकिन प्लीज ये सब माँ को मत बताइएगा, उन्हें ये सब पसंद नहीं आएगा, उसने कहा। तो शेखर ने उसे पैसे दिए। उस पैसे से सौम्या ने एक अच्छी ड्रेस खरीदी और उसे डिजाइन किया। एक दिन सौम्या बाहर काम कर रही थी, तब श्यामला और स्वाति ने उस ड्रेस को देख लिया। अरे, उसे इतनी अच्छी ड्रेस कहां से मिल गई? माँ, उसे फैशन डिजाइनिंग की धुन सवार है। मुझे लगता है उसने उसे खुद डिजाइन किया है। किया है तो हम इसे खराब कर देंगे। इस तरह उन्होंने कैंची ली और ड्रेस को इधर उधर से काट दिया। अगले दिन सौम्या ड्रेस निकालने के लिए गई और देखा कि पूरी ड्रेस में जगह जगह छेद हैं। ओह, ये क्या है? इस ड्रेस में इतने सारे छेद कैसे हो गए? मुझे लगता है कि माँ और स्वाति ने किया है। तो उसने उस पोशाक को फिर से इस तरह से डिजाइन किया कि जहां भी छेद थे उसने इसे फूलों के डिजाइन में बदल दिया। वो पोशाक फिर और सुंदर हो गई। इसमें छेद हो गए थे, लेकिन अब मेरी ड्रेस और भी खूबसूरत लग रही है। जैसे ही वो उस ड्रेस में तैयार होकर बाहर आई, उसे देखकर माँ बेटी चौंक गई। इस बीच शेखर आ गया। उस ड्रेस को देखकर, ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है बेटी, तुमने इसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। इस तरह उसने उसकी प्रशंसा की। थैंक यू पापा, मैं फंक्शन में जाऊं? ये कहकर सौम्या वहां से चली गई। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन के दिल पर जैसे सांप लौट गए। राम और उसका परिवार तीर्थ यात्रा के बाद वापस घर पहुंचे। स्वाति अभी भी ये याद कर सदमे की हालत में थी कि वो ट्रेन दुर्घटना से कैसे बच गई। ये देखकर राम, बेटी सुनो, जो हुआ उसे तुम्हें भुला देना चाहिए। तुमको इसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मुझे ये इतनी बुरी तरह क्यों याद आता है। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जान गंवा रही हूँ। लेकिन तुम ट्रेन से गिरी कैसे थी? मुझे नहीं पता बाबा, ऐसा लगा था जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का देने की कोशिश की हो। अगर वो पुलिस वाले अंकल नहीं होते जिन्होंने मुझे समय पर बचा लिया तो क्या होता? वो तुम्हें बचाने के लिए ही समय पर भगवान द्वारा भेजे गए थे। मुझे आशा है कि तुम उस घटना को जल्द से जल्द भूल जाओगी बेटी। मैं यहाँ हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। उसने स्वाति को सांत्वना दी और अपने कमरे में चला गया। स्वाति भी अपने कमरे में चली गई। ललिता और लक्ष्मी बात करने लगती हैं। ललिता को बुरा लगता है। वो बेहद भाग्यशाली है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम उसे मार नहीं पा रहे। मैंने उसे उस दिन ट्रेन से सही ढंग से धक्का दिया था माँ। मुझे उसके मरने की पूरी उम्मीद थी। ये उसका चरम सौभाग्य या हमारा दुर्भाग्य हो सकता है कि हमने उसे मारने के लिए इतने प्रयास किए, लेकिन वो अब भी जीवित है। पता नहीं कब मरेगी। ललिता ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वो एक लंबा जीवन लेकर पैदा हुई है। हम एक छोटी सी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। हम ये भी नहीं जानते कि वो कितने और साल तक जीवित रहेगी। लक्ष्मी चिड़चिड़ा गई।
कितने सालों तक? चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मैं उसे फिर से इस ग्रह से विदा करने की कोशिश करूंगी। तुम रोजाना यही कहती रहती हो। चिंता मत करिए, इस बार उसे मारने का हमारा प्रयास विफल नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए कुछ दिन बीत गए। कस्बे में एक पागल कुत्ता आ गया जिसने बहुत से लोगों को काटा और दहशत पैदा कर दी। उस पागल कुत्ते के बड़े नुकीले दांत और एक भयानक चेहरा था। कुत्ते के बारे में जानकर राम तुरंत घर की ओर दौड़ा। परिवार के सदस्यों से, सब सुनो, लगता है शहर में कोई पागल जंगली कुत्ता घूम रहा है। ये छोटे बच्चों को मार रहा है और इसे पकड़ने के लिए कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं सभी से कह रहा हूं कि घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतना। बिटिया स्वाति, मैं तुमसे विशेष रूप से कहता हूं कि जब मैं घर पर ना हूं तो बाहर नहीं निकलना तुम। ठीक है पापा, मैं हमारे घर के दरवाजे को पार नहीं करूंगी। तुम दोनों भी, लक्ष्मी और माँ जी, सावधान रहो। हम नहीं जानते कि कुत्ता किस पर हमला कर सकता है। दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस पागल जंगली कुत्ते से लोग अभी भी डरे हुए हैं। ललिता लक्ष्मी के पास आती है और कहती है, लगता है पागल कुत्ता इस कस्बे के लोगों की रातों की नींद हराम कर चुका है। लोगों को डर है कि यह आगे किस पर हमला करेगा अब। हाँ, मैंने भी सुना है। मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ कि स्वाति इस कुत्ते के साथ फंस जाए। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। ललिता कुछ देर सोचने के बाद कहती है, तो क्या हम उस कुत्ते से स्वाति पर हमला करवा दें? मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। जब कुत्ता हमारे घर के पास आएगा तो हम उसे स्वाति के पहने हुए कपड़ों में बंधी चट्टान से मारेंगे। कुत्ता स्वाति की गंध को पकड़ लेगा और गुस्से से स्वाति पर हमला कर देगा। बोलो, क्या कहती हो? लेकिन अगर उल्टा हम ही मुसीबत में पड़ गए तो क्या होगा? हमें सावधान रहना चाहिए कि कुत्ता हम पर हमला ना करे। अगर हमारी योजना को सफल बनाना है तो राम जब ना रहे तब हमें इसे लागू करना होगा। यदि स्वाति की मृत्यु का समय आ गया है तो ऐसा ही होगा। एक दिन स्वाति के कॉलेज की छुट्टी थी। बिटिया स्वाति, आज तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी है ना? तुम घर पर ही रहना। मैं खेत जाकर और काम करके आता हूँ। फिर कह रहा हूँ, सभी घर पर ही रहना। ये कहकर राम घर से चला जाता है। बाबा, प्लीज रास्ते में अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो मेरी गुड़िया। कुत्ते के डर से लोग अपने घरों में बंद दरवाजों के पीछे रहते हैं। तभी ललिता लक्ष्मी के पास आती है और कहती है, आज राम घर पर नहीं है। काश वो कुत्ता हमारे घर की तरफ आ जाए। और तभी वे देखती हैं कि वो पागल कुत्ता उनके घर की ओर आ रहा है। माँ, मैं पागल कुत्ते को हमारे घर की ओर आते देख रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इसे ललकाने का ख्याल अच्छा होगा। डर लग रहा है। डरो मत, उस कमरे में रुको और इंतजार करो। जैसे ही मैं कुत्ते को मारूंगी और उसे स्वाति की ओर मोड़ दूंगी, मैं कमरे के अंदर आ जाऊंगी। लक्ष्मी तुरंत कमरे में चली जाती है और इंतजार करने लगती है। ललिता ने स्वाति के कपड़े में 2 पत्थर बांधकर कुत्ते को मारा। कुत्ता तुरंत घर की ओर भागने लगा उसे सूंघ के। ललिता तुरंत कमरे में चली जाती है और वो दोनों दरवाजा बंद कर लेती हैं। कुत्ता सीधे स्वाति के कमरे में जाता है। कुत्ते को देखकर स्वाति चौंक जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, माँ, बाबा, मुझे बचाओ, मदद करो मेरी। लक्ष्मी और ललिता चुपचाप देखती रहती हैं और उसकी चीखों को नजरअंदाज कर देती हैं। आज हम आखिरकार इस लड़की से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। कुत्ता स्वाति को उसके कपड़ों से पकड़ता है और उसे सड़क पर घसीट कर ले जाता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ। कुत्ते के डर से पड़ोसी स्वाति की मदद करने की हिम्मत नहीं करते।
इस बीच राम जो घर वापस आ रहा था, कुत्ते को स्वाति को घसीटते हुए देखता है और सन्न रह जाता है। हे भगवान, स्वाति कुत्ते के हाथ कैसे पड़ गई? वो कुत्ते की तरफ तुरंत दौड़ा और हाथ में पकड़ी लाठी से उसे मारने लगा। कुत्ता स्वाति के कपड़ों को छोड़ देता है और राम की तरफ अपनी खूंखार आंखों से देखने लगता है। वो उस पर हमले के लिए तैयार हो जाता है। राम गुस्से में कुत्ते को डंडे से और फिर अपने हाथों से बुरी तरह मारता है। वो कुत्ते को जमीन पर पटकने लगता है, जिससे कुत्ता मर जाता है। गांव के लोग राम के साहस और इच्छा शक्ति की प्रशंसा करते हैं। फिर स्वाति से राम कहता है, स्वाति, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी बिटिया? नहीं बाबा, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने कितनी बार कहा था, फिर भी तुम उस कुत्ते के सामने क्यों आ गई? कुत्ता मेरे कमरे में आ गया था बाबा। मुझे मेरे कपड़ों से पकड़ लिया और मुझे सड़क पर खींच लिया। इस बीच आपने आकर मुझे बचा लिया। अब सब ठीक है, चलो घर वापस चलते हैं। ये कहकर वे घर के अंदर आ जाते हैं।